हेलो एवरीवन, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करने जा रहे हैं। जो पहला चैप्टर है हमारा, उसमें तीन मॉडल्स डिस्कस करेंगे बेसिकली। पहला मॉडल है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, दूसरा है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और तीसरा है बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो आइए देखते हैं। पहले मॉडल में थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एज्यूम करता है कि एटम एक स्फेरिकल बॉडी है जो कि सराउंडेड है पॉजिटिव चार्ज से और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है। और एक और बात कही गई थी कि इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट फीचर है इस मॉडल का वो है कि ये मॉडल एज्यूम करता है कि मास एटम का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर होल एटम। और यही इसकी ड्रॉबैक हो गई बाद में, जो ये कह रहा है कि इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आया और वो ये एज्यूम कर रहा था कि ओवरऑल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऑलमोस्ट वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ऐसा पाया गया, क्योंकि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल पहले नहीं था। अब अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस कहाँ है, तो हेवी डेंस पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस है वो पाया गया सेंटर ऑफ एटम में, और वो एग्रीगेटेड था एक बहुत ही स्मॉलर एरिया में। और फिर ये फाइंडिंग्स का रिजल्ट आया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड एंड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक कंसिडरेबल डिस्टेंस होता है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, दे आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो अपोजिट चार्जेस हैं और हमें पता है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फर्दर अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ देखना चाहें न्यूक्लियस के अंदर, तो कंबाइंड फॉर्म में हम उन्हें न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं। और ये रहा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, जिसमें रदरफोर्ड ने लेड का बॉक्स लिया और अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कराया। अल्फा पार्टिकल आप सभी को पता है हीलियम+2 न्यूक्लियस होता है, जिसके पास 4 AMU का मास होता है और +2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये अल्फा पार्टिकल पास हुआ थिन गोल्ड फॉइल से, तो ये ZNS स्क्रीन, जो कि एक फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन है, उस पर रिफ्लेक्ट हुआ और पाया गया कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। कुछ पार्टिकल्स जो फिगर में दिखाया जा रहा है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, बट सिर्फ एक पार्टिकल जो है वो अपने पाथ पर वापस आ गया न्यूक्लियस से टकराकर। वो 1 इन 20,000 पार्टिकल्स हो सकता है। अगर हम 20,000 पार्टिकल्स में देखें तो सिर्फ एक पार्टिकल था जो अपने डायरेक्शन पर 180 डिग्री पर रिबाउंड हो गया। और रदरफोर्ड ने इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था उसका नाम है प्रस्पर। प्रस्पर इंस्ट्रूमेंट से उसे ये पता लगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ड्रॉबैक्स क्या है, तो हम ये जानते हैं कि रदरफोर्ड मान चुके हैं कि न्यूक्लियस बीच में कंसंट्रेटेड है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को देखें, तो जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, तो वो रेडिएशन को एमिट नहीं करते। मतलब अगर ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्पाइरल पाथ में फॉलो कर रहा है, तो रेडिएशन एमिट करेगा तो एनर्जी इसकी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन्स अगर इस स्पाइरल पाथ को फॉलो करता रहा तो फाइनली ये न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली हमारे पास जो एटम है वो अनस्टेबल होगा। तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा। और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज अगर एनर्जी को रेडिएट करता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में जनरेट करेगा। एज अ रिजल्ट, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होगा और वो एनर्जी को लूज करेगा, तो बिकॉज ऑफ इट्स रेडिएशन ऐसा होगा कि उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगी। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करते करते न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। और ये बताता है कि एटम अनस्टेबल है, लेकिन हमें पता है कि एटम तो स्टेबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक फ्रीक्वेंसी पर इतनी एनर्जी रेडिएट करता ही है जो कि इलेक्ट्रॉन के एंगुलर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो। दैट मीन्स कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो एंगुलर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, अदरवाइज इसकी फ्रीक्वेंसी को हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन स्पाइरल होके न्यूक्लियस की तरफ बढ़ने लगेगा कोलैप्स करने के लिए, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो इनफाइनाइट हो जाएगी।
और फ्रीक्वेंसी भी एज अ रिजल्ट इन्फिनाइट हो जाएगी। और ऐसा करने से हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसमें पॉसिबल वेवलेंथ्स होंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। आगे बढ़ते हैं। इसने रेडियस का जो फॉर्मूला दिया वो था r इक्वल्स टू आर नॉट ए रेज टू द पावर 1/3। आर नॉट की एक फिक्स वैल्यू है और ए मास नंबर है। अगर हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो वो रेडियस ऑफ एटम का 10⁻⁻5 टाइम्स होता है। और जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो दो सेम चार्ज पार्टिकल्स के बीच में हो सकते हैं रिपल्शन की वजह से, या अपोजिट चार्ज पार्टिकल के बीच में हो सकते हैं अट्रैक्शन की वजह से। कूलम्बिक फोर्स के लिए जो रिलेशन आया है वो F प्रोपोर्शनल है Q1 Q2/r² के। तो हम ये कह सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2/r²। जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन और हीट फंक्शन के रूप में एग्जिबिट करती है। और अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम करके निकाल सकते हैं, जिससे हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिलेगा। और जो वो मिनिमम डिस्टेंस जो दो पार्टिकल एक दूसरे के काफी नजदीक है वो निकल कर आएगी 2K Q1 Q2/mv²। हमें पता लगता है बाद में जाकर कि जो आर मिनिमम है वो आर न्यूक्लियस के इक्वल होती है। और हम कहते हैं कि हेड ऑन कोलिजन का नतीजा है, जो कि एक्चुअली कोलाइड नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है ऐसा कि उनका कोलिजन हो रहा है क्योंकि उनका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है। एक रफली डेटा के हिसाब से एटम का डायमीटर अगर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है तो न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻3 सेंटीमीटर होगा, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू एटम। आगे बढ़ते हैं। अगर बोहर मॉडल की बात करें तो बोहर मॉडल 1913 में आया था, जिसने रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई कर दिया और एक्सप्लेन की दो बातें। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, और दूसरा, एमिशन ऑफ शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अगर हम इसके पॉस्टुलेट्स को देखें तो पहला पॉस्टुलेट बोहर मॉडल का कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये सर्कुलर ऑर्बिट्स बाद में जाके एलिप्टिकल पाथ फॉलो करने लगते हैं। While in these specific orbit, जो दूसरा postulate है, an electron does not radiate energy। ये ऑर्बिट्स जो है वो स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स के रूप में होते हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं KLMN के रूप में। और इनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2n² रूल से निकल कर आते हैं। दैट मीन्स कि हर n की 1 वैल्यू के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n की वैल्यू अगर 2 होगी तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो फर्दर 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स आगे आएंगे। नेक्स्ट, तीसरे पोस्टुलेट्स में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है तो वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूव कर सकता है बाय एब्जॉर्बिंग और एमिटिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। आइए इसको समझते हैं। अगर एक एटम एनर्जी रेडिएट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन तब एनर्जी रेडिएट करेगा जब वो जंप करता है एक हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर। तो अगर E2 हायर एनर्जी लेवल है और E1 लोअर एनर्जी लेवल, तो एच न्यू जो होगा वो E2 माइनस E1 के इक्वल होगा। इसे बोहर ने फ्रीक्वेंसी कंडीशन के रूप में, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन के रूप में बोला। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्बिट का हमेशा क्वांटाइज रहता है, यानी कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल जहां पर एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π का। तो अगर हम n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मानते हैं तो mvr जो होगा वो nh/2π के इक्वल होगा, एंड दिस इज नोन एज बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो हम फाइनली एक फिगर के हिसाब से देखें तो हमारे पास न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं वो स्टेशनरी हैं, और जो एनर्जी का एमिशन हो रहा है वो हो रहा है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की ओर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा एनर्जी है वो डिफरेंस इन एनर्जी देगा E2 माइनस E1, और ये n इक्वल्स टू 1 2 3 से इन्फानाइट टाइम्स तक हो सकता है। तो जैसे जैसे हम एनर्जी को देख रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, और ये तब हो रहा है जब डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता चला जा रहा है। तो फाइनली रदरफोर्ड ने सिंगल एक एटम के लिए, जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम होता है हाइड्रोजन एटम जैसा, उसके लिए रेडियस का फॉर्मूला दिया A0n²/z, जहां पे A0 की वैल्यू आई 52.9 पिकोमीटर। इसे हम 0.529 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों मॉडल समझ में आए होंगे। थैंक यू।